ला ला ला। हाय, क्या आपको याद है ये फोटो एल्बम्स, ये फोटोग्राफ्स, वो रोल्स जो कैमरे में डलते थे जिससे हम ये फोटोग्राफ शूट कर पाते थे? क्या कभी आपने सोचा है कि वो कंपनीज लाइक कोडैक, फ्यूजी फिल्म जो वो रोल्स बनाती थी, जो एक टाइम पे इतने पॉपुलर थे, उनका अब क्या हुआ? या फिर वो इन्वेस्टर्स जिनने उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा, उनका क्या हुआ? तो यस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बिजनेस मॉडल की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी वैल्यूएट करो, प्लस उसे टाइमली ट्रैक करो कि अगर विथ टाइम उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो क्या वो स्विच ओवर कर रहे हैं नई चीज़ों के ऊपर, या फिर वो कंपनी टोटली शट डाउन होने वाली है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो में हम ऐसा ही एक सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया जिस उस सेक्टर के लिए वर्ल्ड वाइड सबसे फेवरेट मार्केट हो रहा है, ज़्यादातर कंपनीज यहाँ आ रही है एंड 2040 तक सबसे ज़्यादा ग्रोथ उस सेक्टर में होगी इंडिया में। तो ऑब्वियसली जब सेक्टर में ग्रोथ होगी, कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसमें जब आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगे और आपके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे। लेकिन नाउ द कैच इज कि ये सेक्टर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है। तो आने वाले टाइम में सस्टेनेबल वही कंपनीज होगी जो नई चीजें इस सेक्टर में रिक्वायर्ड है सस्टेन करने के लिए, उसे फॉलो कर रही है। बाकी कंपनीज माइट शट डाउन और दे विल हैव टू चेंज, और या फिर उन्हें बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे कि ये सेक्टर कौन सा है और क्यों इंडिया में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और उस सेक्टर में भी कौन सा डिवीजन में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एंड सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो पॉइंट्स है जो इस सेक्टर की कंपनीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपने वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो वो नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद कौन सी ऐसी कंपनीज लगती है जो दोनों क्राइटेरिया में सेटिस्फाई कर रही है और जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी कमेंट करके बताइएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बट उसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्वेरीज है जिसे हम हैंडल करें, आप हमसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे कॉल या व्हाट्सएप करके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So the sector we are going to discuss today is chemical sector. अब chemical sector majorly तीन सब divisions में divided है, that is specialty chemical, inorganic chemicals and third pet chemicals. तो क्यों इंडिया में इस टाइम पे केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना बहुत फ्रूटफुल है, पहले वाला पार्ट में हम वो देखेंगे। एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स है इन पे हमें कंपनीज को इवेल्युएट करना है इन्वेस्ट करने के पहले, ये डिसाइड करने के लिए कि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है या नहीं। कोविड-19 के बाद 2022 में केमिकल सेक्टर वाज ऑल सेट टू बूम। इट वाज एक्सपेक्टेड कि केमिकल सेक्टर बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन जो रशिया का यूक्रेन में इन्वेजन हुआ उसकी वजह से कुछ इस तरह के चेंजेस हुए कि केमिकल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आया, एंड केमिकल सेक्टर वाज देन सर्वाइविंग टू अडेप्ट टू दोज चेंजेस। जो सर्कमस्टेंशियल क्राइसिस आई थी उसके मैनेजमेंट में ही केमिकल सेक्टर लग गया। नाउ 2023 में ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा केमिकल सेक्टर में, विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम फर्दर और डिस्कस करेंगे। एंड देन 2040 तक इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, एंड स्पेशली इन इंडिया। इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स है जिन्होंने बहुत एडवर्सली इफेक्ट करा 2022 से अभी तक बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। सो द फर्स्ट वॉज वोलेटिलिटी इन एनर्जी प्राइसेस, विच एवरीवन ऑफ अस नो, गैस सप्लाई शॉर्टेजेस, ongoing supply chain disruptions because of obvious reasons, rising political tensions, spiking inflation and increasing risk of recession. बात करते हैं कैटेगोरिकली इंडिया की। इंडिया में केमिकल सेक्टर ने पिछले कुछ साल में बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, एंड जो स्टेक होल्डर्स है, जो इक्विटी होल्डर्स है, उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। और ये मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखाऊंगी। ये ग्राफ दिखा रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, कि किस तरीके से एज कंपेयर टू ऑल द रीजन्स इंडिया में कैटेगोरिकली 2012 से लेकर 2022 तक इन दिस वन डिकेड ट्रेमेंडस ग्रोथ दी है। और इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, सबको। रेवेन्यू हैज ऑल्सो एक्सपेंडेड, मार्जिन हैज इंक्रीज्ड, एंड दिस हैज रिजल्टेड इन अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर केमिकल सेक्टर इन इंडिया। अगर हम क्यूमुलेटिव TSR CAGR ऑफ टॉप केमिकल कंपनीज बाय लोकेशन परसेंटेज वाइज कंपेयर करें तो अगेन आपकी स्क्रीन पर है। दिस ग्राफ वेरी वेल टेल्स
how important India is for chemical sector. The sector is projected to grow by 11 to 12% from 2021 to 2027, and from 2027 to 2040 it is poised to grow at 7 to 9%. तो ये जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगा अगर हम 2040 तक की बात करें। और ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी: राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड द शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स। नाउ आपको एक और चार्ट में दिखाऊंगी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस ग्राफ शोज यू कि केमिकल सेक्टर में हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना ह्यूज है। ट्रेड डेफिसिट मतलब जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं केमिकल सेक्टर में और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगेन ऑन योर स्क्रीन द चार्ट विच शोज कि जो करंट ट्रेड डेफिसिट है वो है $9 बिलियन टू $10 बिलियन, और ये 2040 तक एक्सपेक्टेड है इंक्रीज होकर $40 टू $42 बिलियन हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स जो है वो CAGR 9.5 से 10% की स्पीड से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है। सो $140 $145 बिलियन रीच करेगा 2040 तक, वेयर इन जो इंपोर्ट्स है वो ग्रो करेंगे 9 to 9.5% से एंड रीच वो पहुंच जाएंगे $180 या $185 बिलियन तक। अगर हम एक्सपोर्ट्स जिसमें ग्रोथ होने की चांसेस है दैट इज स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल एनीवे इज द मोस्ट प्रेफर्ड डिवीजन इन इंडिया। आगे हम देखेंगे क्यों। नाउ लेट्स लुक एट अ चार्ट विच शोज कि इंडिया बाकी मेजर 5 कंट्रीज जो कि स्पेशलिटी केमिकल या अदर केमिकल्स में डील कर रही है उनसे कैसे बेटर है। 6 पैरामीटर्स पे हम देखेंगे कि कैसे वो बेटर है या पीछे है। इट्स नॉट नेसेसरी कि बेटर ही हो। अब देखिए इसमें जो ये चार्ट है ना उसमें आप देखोगे जो उसमें ब्लैक आ रहा है उसमें इंडिया लैग कर रहा है, जो ब्लू है उसमें कंपेरेबल है और जो ग्रीन है उसमें लीड कर रहा है। फीड स्टॉक, अगर एवरेज आर्ली वेज की हम बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया इज लीडिंग। टोटल लेबर फोर्स की बात करें तो इंडिया इज लीडिंग। इंडस्ट्रियल वाटर यूज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में कंपेरेबल है एंड R&D में लैग कर रहा है इंडिया, विच वी ऑल नो। कैपिटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, मटेरियल कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट एंड EBITDA पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स में ये लीड कर रहा है। रियल इंटरेस्ट रेट्स पे एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स पे ये कंपेरेबल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में ये कंपेरेबल है, बट रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एंड लैंड पेइंग टैक्सेस इन सब में ये लैग कर रहा है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो डिपेंड करता है, क्योंकि केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसका हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफेक्ट होता है। इसका कार्बन फुटप्रिंट कितना छोड़ रही है ये कंपनीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वही होंगे जो इको फ्रेंडली होंगे, जो ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अवर वीडियो, वी वुड डिस्कस दैट इन फर्दर। बट नाउ स्पेशलिटी केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल और पेटकेम में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल या प्रॉफिटेबल जो है इंडिया में जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दैट इज स्पेशलिटी केमिकल। सो नाउ विद अ नेट ट्रेड सरप्लस द स्पेशलिटी सेगमेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंडिया केमिकल सेक्टर, बिकॉज इसमें अगर हम बात करें स्पेशलिटी केमिकल, इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी, एग्रोकेमिकल एंड फूड एंड फीड इंग्रेडिएंट केमिकल। अगर हम बात करें एग्रोकेमिकल की, एग्रोकेमिकल इज करंटली एट $5.5 बिलियन मार्केट एंड इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 8.3%। अगर फूड एंड फीड इंग्रेडिएंट केमिकल की बात करें सो दिस इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 7 to 9%। इनऑर्गेनिक केमिकल में प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि जो केमिकल्स है उनकी अवेलेबिलिटी, उसमें अगर हम देखें तो फ्लोरिन इज ग्रोइंग एट अ गुड CAGR ऑफ 10% एंड सोडियम एंड कास्टिक इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 10%। उसके अलावा के केमिकल्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में इज एन इशू। पेटकेम की अगर हम बात करें इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट टोटली ये डिपेंड करती है स्केल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ कैपेबिलिटीज पे। अब जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उससे आपको ये समझ में आ गया कि इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में भी आपको केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए और केमिकल सेक्टर में भी स्पेशली कंपनीज डीलिंग विथ स्पेशलिटी केमिकल्स उनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ अब जो स्पेशलिटी केमिकल्स की जो कंपनीज है उनको जब आप शॉर्टलिस्ट करोगे तो उसमें से कौन सी कंपनीज में अब जो पैरामीटर्स बता रही हूँ उन पे वर्क कर रही है वो आपके प्रेफरेबल
इन्वेस्टमेंट कंपनीज होनी चाहिए। इन फैक्टर्स पे भी इनको शॉर्टलिस्ट कर लोगे, उसके बाद फिर आप देखोगे कि फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, फाइनेंशियल कैसे है कैसे नहीं है, वो सारी चीज़ें आप देखोगे ही देखोगे। राइट टाइम ऑफ एंट्री है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है जो आप हर स्टॉक में देखते हो, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। बट ये मेजरली केमिकल सेक्टर के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, तो उसके बारे में मैंने बताया। तो द फर्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन, जिसमें कंपनीज का जो मॉडल है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो उनके वो लोग एमिशंस कर रहे हैं, जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें उनका कार्बन फुटप्रिंट कितना कम है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या वे उसके ऑल्टरनेटिव के लिए इनोवेशन कर रहे हैं और वो कितनी सक्सेसफुल है। द सेकेंड पॉइंट वुड बी पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी यही आएगा कि जो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपके प्रोडक्ट्स है, अगर वो एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल नहीं है तो आप कितना ज़्यादा उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कि जो रिक्वायरमेंट है जहाँ पे उन केमिकल्स की, उन केमिकल्स के ऑल्टरनेटिव में आप दूसरे केमिकल्स प्रोवाइड करो जो सस्टेनेबल भी हो, इको फ्रेंडली भी हो और उनकी वो रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई कर दे। द थर्ड कम्स सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट बैलेंस हो, कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो एंड रेजिलियंस हो। एंड द फोर्थ वन इज डिजिटल, क्योंकि कमिंग एरा इज डिजिटल एरा, तो डेफिनेटली एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ड्राइव वैल्यू चेन इंप्रूवमेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी। जो कंपनी जितना ज़्यादा डिजिटल अडेप्टेशन के लिए रेडी हो या अपना बिजनेस मॉडल अकॉर्डिंगली अपडेट कर रही हो, 4 फैक्टर्स में आपको अपनी जो शॉर्टलिस्टेड कंपनीज होगी उनको ज़रूर इवेल्युएट करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी वो कंपनी जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वीडियो देखने के बाद। थैंक यू।